मुगल वंश बाबर। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरंगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतुलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष 4 माह की अल्पायु में जून 1494 में वह फरंगना के सिंहासन पर बैठा। शैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं 1507-1508 ईस्वी में अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खान ने उल्लंघन किया। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बख्त खां का शासन हुमायूं, मीर फ़ख्र अली हिंदाल तथा मिर्ज़ा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामरान को काबुल, कंदहार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया।
मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोज़ा सम्मिलित थे। हिसार फिरोज़ा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बख्श खां से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुज़-ए-बाबरी कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा, याद रखिएगा, तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खाना से तुज़ुक-ए-बाबरी का फ़ारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबय्यान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाल-ए-उसज खत-ए-बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, उसका निर्माण मीर बाकी ने कराया था, जो कि मुगल बादशाह बाबर का सेनानायक था। अब इनसे संबंधित प्रश्न कोश और पहला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। दूसरा, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। तीसरा है दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। चौथा, पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो इसका उत्तर ए है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया था कि भारत विजय का अवसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो ये दौलत खान है, ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोदी का यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूट कर वापस लौट जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और इसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अगला प्रश्न, तीसरा, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। ऑप्शन सी, चगताई तुर्क। एक्सप्लेनेशन, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे।
क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने बाबर को सर पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ये थे शैबानी खान, ऑप्शन बी। शैबानी खान ने 1501 में सर पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो ये था बाबर, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। अगला प्रश्न 6वां, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ऑप्शन डी। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये उसकी सैन्य कुशलता थी, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। अगला प्रश्न 8वां, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो ये कुशल सेना नायक, ऑप्शन डी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायकत्व था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन है, दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। इसे याद रखिएगा। परंतु बाबर ने 1519 में बाजौर, जो कि पाकिस्तान में था, की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये है 1526, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ चंदेरी का युद्ध ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध ये सही सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527 ये भी सही है, और घाघरा का युद्ध 1529 ये भी सही है। आगे देखते हैं उत्तर। एक्सप्लेनेशन, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप के बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की
शुरुआत हुई, और तीसरा इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो यहाँ पे केवल बी सही है, केवल बी सही है। इसका मतलब इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे केवल तीसरा सही है, बी ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बाबर के आक्रमण से पूर्व हो चुका था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां मंगोल का वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के देवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुम्मद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद एवं संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किया। हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव रखी, जो रोड़ी की बनी हुई थी, और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया। शेरशाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाज़ों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर और रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण शेरशाह द्वारा 1542 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो यह है खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो यह है खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 17वां, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो उसने बाबर नाम रखा था। बाबर, ऑप्शन ए, यानी कि बाबर का पुराना नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरंगना में उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष 4 माह की अल्पायु में जून 1494 में वह फरंगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न 19वां, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में, ऑप्शन बी। बाबर ने अपने फरंगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरंगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1507 से 8 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। और अगला है इसमें प्रश्न संख्या 20, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, दूसरा पंजाब का क्षेत्र और तीसरा आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, चौथा आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा सही नहीं है।
तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। अगला प्रश्न 21वां, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन ए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न 22वां, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये है मेवाड़। ऑप्शन सी का मेवाड़ का। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उसमें एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली यानी कि दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है। सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। तो यहाँ पे कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुर्की भाषा में लिखित पुस्तक तुझ ए बाबरी में संकलित किया था जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। इसका निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण मीर बाकी ने कराया था। ऑप्शन डी। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया